इंडोसाइनिन ग्रीन ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है जो कि 805 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है 835 नैनोमीटर की लाइट को, और ये दोनों तो हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन में आते हैं। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होता है वो इन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इस वजह से वो पीछे चली जाती हैं और हम कोरॉइडल सर्कुलेशन देख लेते हैं जब हम इंडोसाइनिन ग्रीन इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं। अगर आरपीई मतलब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम कोरॉइडल सर्कुलेशन नहीं देख पाएंगे। जो 805 नैनोमीटर का जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है आईसीजी, उसका सिर्फ ये 4% एमिट करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर विद द टोटल फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लोरिसिन, ठीक है। तो जितना हमारा फ्लोरिसिन एमिट करता है उसका सिर्फ 4% हमारा इंडोसाइनिन ग्रीन एमिट करता है, ठीक है। इंडोसाइनिन ग्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें कोरॉइडल न्यूवास्कुलाराइजेशन देखना होता है, जैसे कि हमारा CNVM ऑकल CNVM हो गया, जो कि हमें फ्लोरिसिन से दिख नहीं रहा है। उसके अलावा क्या होता है, ये जो भी कोई वैस्कुलर लीजन्स हैं हमारे आई में उनको फोटोसेंसिटाइज करता है, तो हम उसको लेज़र से फ़ोटो कोएगुलेट कर देते हैं, ठीक है। वैस्कुलर लीजन्स को फोटोसेंसिटाइज कर दिया तो हमने उसको लेज़र से फ़ोटो कोएगुलेट कर दिया। अब बात करते हैं हमारी वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, ठीक है। जो लाइट का पाथ होता है किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में वो हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्स्टिकल या इंटरफेस नहीं है हमारे उस मीडियम में, ठीक है। अब ये जो फिगर नीचे दिखा रहा है, अभी हम फिगर देखेंगे तो वो लाइट का प्रोग्रेस दिखा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ठीक है, ये वाला। या तो प्रोग्रेस ऐसे हो सकता है जब हम रेस की तरह रिप्रेजेंट करें, या फिर जब हम लाइट को एज वेव रिप्रेजेंट करें, ये बी वाला है, या फिर हम लाइट को एज वेव फ्रंट करें, तो वेव फ्रंट में ये हो जाता है हमारा, वेव में ये हो जाता है और रेज में ये हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये हमने बताया कि लाइट कैसे कैसे प्रोपोगेट होती है। ठीक है, तो ये वेव मोशन जो है ये सबसे मिनिमम उसका डिफ्लेक्शन है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हैं कि हम लोग एक जो बेस लाइन है उसे कितना ऊपर और कितना नीचे, तो कितना नीचे इज़ मिनिमा, कितना ऊपर इज़ मैक्सिमा। दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ठीक है, वो हमारी वेवलेंथ है इन नैनोमीटर, और इसी का इन्वर्स इज़ हमारा फ्रीक्वेंसी। तो जो वेवलेंथ जो हम डेल्टा से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमेट्रिकल पार्ट ऑफ द वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन के दो सिमेट्रिकल पार्ट के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड एज साइकिल, ठीक है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो हो रहा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड एज साइकिल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दिस इज़ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमेट्रिकल पार्ट ऑफ द वेव मोशन, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन को हम लोग साइकिल बोलते हैं और इसमें एक वेवलेंथ आती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ एन इमेजिनरी पार्टिकल ऑन द वे फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज़ एन एम्पलीट्यूड। और किसी भी साइकिल का कोई भी एक पोर्शन अगर हम ले लें, जैसे हमने अगर माप मान लीजिए हमने ये पोर्शन ले लिया, तो ये फेज़ होता है, ठीक है, उसे हम लोग फेज़ बोलते हैं। अगर दो वेव्स हैं इक्वल वेवलेंथ की, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं बट वो आउट ऑफ स्टेप हैं, तो क्या होगा कि एक पीछे चलेगी एक आगे चलेगी, ठीक है, तो हम लोग इसको फेज़ डिफरेंस बोलेंगे। जैसे ये फेज़ डिफरेंस है, इतना फेज़ डिफरेंस है, ठीक है। अगर दो वेव्स हैं इक्वल वेवलेंथ की लेकिन उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेप हैं, तो जो फ्रैक्शन ऑफ साइकिल या फिर कितने वेवलेंथ से एक वेव दूसरे को लीड कर रही है दैट इज़ अ फेज़ डिफरेंस, जो कि हमने इस रेड वाले मार्क से आपको दिखा दिया कि ये फेज़ डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में ये फेज़ डिफरेंस है। लाइट वेव जो कि आउट ऑफ फेज़ होती हैं वो इनकोहेरेंट होती हैं, और जो एग्जैक्टली इन फेज़ होती हैं वो हमारी कोहेरेंट होती हैं, ठीक है। जो फेज़ के बाहर है वो इनकोहेरेंट है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इन फेज़ हैं वो हमारी कोहेरेंट है। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की, ठीक है। व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट दे ट्रैवल
along the same path, so the effect which is produced, it depends upon whether or not the waves are in phase with one another. अगर दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं सेम पाथ में तो उनका इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ फेज़ में है या नहीं है। अगर वो फेज़ में है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो समेशन होगा दोनों का, इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, अगर वो दोनों सेम फेज़ में हैं, दोनों कोहेरेंट हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और अगर इक्वल एम्पलीट्यूड की आउट ऑफ फेज़ हैं बाय हाफ अ साइकिल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जो फाइनल इफेक्ट होता है वो वैसा होता है कि अगर एज इफ हमने वेव्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया है और ऐड कर दिया है, ठीक है, तो ये दोनों सेम उसमें थी तो ये बढ़ गई, सेम फेज़ में है देखिए बिल्कुल, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। डिस्ट्रक्टिव में बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो ये बिल्कुल लाइन बन गई। और अगर क्वार्टर फेज़ में है तो कुछ और अलग टाइप का इफेक्ट आएगा, क्वार्टर से वो डिफरेंस हो जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि ये कॉर्निया के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, जो कोलेजन बंडल्स होते हैं स्ट्रोमा के, वो ऐसे स्पेस होते हैं कि अगर कोई भी लाइट उनमें से डिविएट हो जाती है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ख़त्म हो जाती है। अब जब वो ख़त्म हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, तो ऑब्वियसली हमें कोई भी ग्लेयर नहीं लगता है। ठीक है, इंटरफेरेंस फिनोमेना हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूटिलाइज़ करते हैं। एक एग्जांपल क्या है, जो लो रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है जो हम लोग लेंस सरफेस पर अप्लाई कर देते हैं। कोटिंग में एक थिन लेयर होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, जो कि एक अप्रोप्रिएट थिकनेस की होती है। तो उसकी जो सुपरफिशियल सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो डीप लेयर से रिफ्लेक्ट होती है वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देती है। जैसे कि हम जब 20 डायप्टर लेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमें बोला जाता है कि जो पेरीफेरी में एक सिल्वर लाइन है दैट शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द पेशेंट। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर कोटिंग होती है। कोटिंग से क्या होता है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, तो पेशेंट को और हमको बहुत ज़्यादा ग्लेयर नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी डिफ्रैक्शन के बारे में।